आ रहे हो तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो। आपका नोटबंदी का समर्थन जब किसान कर रहा है तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो। आप जीएसटी रात के 12 बजे लगा देते हो, आप राजनीति नहीं कर रहे हो। आप काले कानून जो है कोरोना काल में बना देते हो, आप राजनीति नहीं कर रहे हो। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, देश के लिए अच्छा कर रहे हो। और जब किसान के ऊपर आ गई, जमीनें किसान की बचाने की बात आ गई, किसान अपना दर्द 10 महीने से यहाँ रो रहा है बॉर्डरों पे, आपके समझ में नहीं आ रहा है। महापंचायत कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। वो तो है राजनेता, वो तो कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। संजीव बालियान ने आपको ऑफर दिया है, उन्होंने कहा कि राजनीति करनी है तो आपका सम्मान है, मैदान में आओ खुल के। संजय बालियान जी को ये किसान पहले ही कह चुके हैं कि संजय बालियान अगर राजनीति करना चाहते हैं तो किसानों के साथ आ जाएं और वहां से इस्तीफा दे के आ जाएं। दोबारा फिर विधायक सांसद बन जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। लेकिन अगर संजीव बालियान यही अगर अखड़ में रहे तो मैं ये बताता हूँ कि मुजफ्फरनगर से जहाँ से वो लड़ रहे हैं वहाँ से उनकी इज्जत बचना, जमानत बचना मुश्किल हो जाएगी। उनको संजीव बालियान को अच्छी तरीके से पता चल गया है। और उत्तर प्रदेश के अब चुनाव आ रहे हैं, इनको पता चल जाएगा कि राजनीति अब कहाँ, राजनीति हम कहाँ कर रहे थे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करना सिखा दिया है। जब 9 महीने से किसान बैठा है, किसान अन्नदाता था, किसान राष्ट्रभक्त था जब तुम्हें वोट दिया था। अब किसान जब अपनी कानूनें वापस मांग रहा है जो तुमने मुफ्त में हमें दी, अब हम अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या हम पे संज्ञा की दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया से समझ में आ रही है। और जो कल महापंचायत हुई उस पर भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई, उन्हें अपनी औकात पता चल गई। उनके बूथ पर बैठने वाले लोग नहीं मिलेंगे, बस्ते नहीं लगेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इन्हें भी कुछ है नहीं, आप सिर्फ धार्मिक नारे, वो कहेंगे धार्मिक नारों पर, धार्मिक नारे। ये देश संविधान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब नारे लगाएंगे। यहाँ वाहे गुरु भी होगा, यहाँ जय श्री राम भी होगा, यहाँ भगवान कृष्ण भी होंगे, यहाँ वसुदेव भी होंगे और यहाँ अल्लाह अकबर भी होगा। यहाँ ये देश सभी का है, ये देश किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। जो कहीं अपना समझ रहे हो ना कि सत्ता में हम बैठ के हमारे पिताजी का राष्ट्र है, ये राष्ट्र किसी के पिताजी का नहीं है। ये राष्ट्र एक एक किसान का है, एक एक जाति का है, एक एक धर्म का है, एक एक व्यक्ति का है। ये इनका, ये योगी जी का नहीं है देश है। योगी जी का राष्ट्र तो वो सब अपना तो बेच लिए उनका गुजरात था, वो बेच के आज यहाँ हमने समझा था ना कि मैं राष्ट्र के हैं। ये मैं कुछ कह रहा हूँ, हमने समझा था ना इनका राष्ट्र है, लेकिन वो तो अडानी अंबानी का राष्ट्र समझ रहे हैं। गुजरात में सारा बेच के आ गए, अब ये देश में बेच रहे हैं। हमने समझा था ना कि इनके बाल बच्चा नहीं, ये राष्ट्र का आदमी है, देश का भला करेगा। अब की बार मोदी सरकार, तो हम तो उसी में फंस गए थे ना। कोई आदमी धोखे में फंसा है, उसकी सही समय पे आंखें नहीं खुल पाई। 2019 निकल गया है, लेकिन अब बहुत कुछ लुट गया है, आंखें खुल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी इन बूथों पर, ये मैं बता रहा हूँ। कोई इनको देखने वाला नहीं होगा। कोई इनको क्या हासिल होगा? महापंचायत करके देश का किसान जाग रहा है और किसान ने आगे भी डिमांड कर दी है। अब मंडलों के हिसाब से महापंचायतें हों। किसान सोया हुआ था, तभी तो ताली बजा रहा था, तभी तो ताली बजा रहा था, तभी तो इनके जो कहते थे वो कर रहा था। जय श्री राम, भाई किसान सोया हुआ था, ताली बजा दो, ताली बजा दी, थाली बजा दो, थाली बजा दी। 8 बजे रात को नोटबंदी, भाई लो ठीक है नोटबंदी, हम भी लाइन में लग गए। तो भैया किसान सोया हुआ था, अब किसान जाग गया है। अब मंडलों में पंचायत होगी, किसान जागेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देगा। वोट की तो बात छोड़ो, ये वोट मांगने के लायक नहीं रहेंगे, सीधी सी बात। आप एक बात मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वोट देने लायक नहीं रहेगा। अभी जब चुनाव आ रहा है तो केंद्र बिंदु अयोध्या बनाया जा रहा है, सारी पार्टियां वहां से शुरुआत कर रही हैं। अगर आपकी हितैषी कोई पार्टी होती तो आपके जो मंच है, आपका जो एरिया है, वहां से शुरुआत करती। कि कौन सारी पार्टियों को कौन कह रहे हो, किसको कह रहे हो? सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना लाई है ठेका। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना लाई है ठेका पे। अखिलेश यादव तो जहां जाएंगे वहीं से अयोध्या और मंदिर शुरू है। और क्या अखिलेश यादव की कहा, अखिलेश यादव तो सारे उसके मानने वाले हैं। मस्जिद शुरू ना, क्या मस्जिद शुरू? अखिलेश का नाम मस्जिद का शुरू। अरे क्या मस्जिद, क्या मंदिर
और मस्जिद यहाँ सब बराबर है। आपने कहा यहाँ वहाँ से अगले शुरू करो, वहाँ से मंदिर शुरू हो जाए और क्या, बस ठीक। शुरू नहीं होते क्या मस्जिद शुरू होती? मस्जिद भी शुरू मस्जिद का है, भी- मंदिर भी शुरू है, गुरुद्वारे भी शुरू है, सब चर्च भी शुरू है, सब शुरू है। जहाँ तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा अगर दिमाग साफ है तो सब कुछ शुरू है। भगवान कहीं नहीं बैठे, भगवान सबके दिलों में और सबके रंग रंग में बैठे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम का सौदा करने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया और भगवान के नाम पर सत्ता में आने का काम किया। इनका कुछ नहीं है। अब कि भगवान श्री राम भी इनका बेड़ा पार नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को जख्म देके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जो दर्द दिया है, महापंचायत से सबकी जमीन खिसक गई है, मोदी जी पे जवाब नहीं आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी खाट के नीचे घुस गए, उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल गई है। अब की बार जो बागडोर है वो किसान के हाथ में होगी उत्तर प्रदेश पहले की। अयोध्या का नाम लेने से घबराती थी पार्टियां, और अब अयोध्या कुछ नहीं, अयोध्या इनके पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान श्री राम का वहाँ जन्मभूमि है अयोध्या। अयोध्या का कांग्रेस ने ताला खुलवाया था, ये भी डरते थे। तो अयोध्या के नाम से ये बेड़ा पार नहीं होगा, दिमाग से निकाल दो। समाजवादी मानते हैं कि वहाँ राम का जन्म हुआ था। क्यों नहीं मानते? मंदिर कब नहीं मानते थे? मानते वहाँ हमेशा मानते रहे। कब नहीं माना बताओ? राम जन्मभूमि है। क्यों नहीं माना? कब नहीं माना? हमेशा माना। बाबरी मस्जिद का विध्वंस ठीक हुआ था। अरे विध्वंस क्यों ठीक हुआ था? कोर्ट ने फैसला दिया ना, कोर्ट ने दिया ना। मैं कह रहा हूँ ना, बाबरी मस्जिद पे क्यों जा रहे हो तुम? कोर्ट ने फैसला दिया ना, बस हमारे लिए मंदिर ठीक है, हम कोर्ट का आदर सम्मान करते हैं। फिर वही वाली मंदिर मस्जिद की बात ही खत्म हो गई। आंदोलन आगे क्यों बढ़ा रहे हो उसको? आंदोलन की बात कर लेते हैं। अगला ये तो हो गया, आपने कहा कि साहब महापंचायत के अगले दिन ही पता चल जाएगा दिशा और दशा क्या है। कई दिन बीत गए, अगला क्या प्लान है? सरकार तो वैसे ही अगला प्लान क्लियर हो गया है। मंडलों पे अब किसान ऐसे ही रैली अपनी सभाएं करेगा और हेलीकॉप्टर जो नहीं इन्होंने वो फूल बरसाने के लिए अनुमति दी, इससे पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी डर गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बोलने को तैयार नहीं, उनकी हवा खराब हो गई है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी खाट के नीचे घुस गए। उनको पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल गई, हमारे विपरीत है, क्योंकि किसान और देश के अन्नदाता और सही राष्ट्रभक्त से पंगा लिया है। ये फर्जी राष्ट्रभक्तों को अब सही दिशा दिखाने का काम करेगा असली राष्ट्रभक्त। क्या तुम भी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या? अरे सर्टिफिकेट तो देंगे जब हमें खालिस्तानी बताया गया। इन्होंने तो बताया था, पाकिस्तानी इन्होंने तो बताया था। हम सर्टिफिकेट ये बांटते रहे सारी जिंदगी। अब वो रजिस्टर हमारे हाथ लगा है। अब जो चुनाव 2022 का आया है, अब ये रजिस्टर हमारे हाथ लगा है। अब इन्हें सर्टिफिकेट हम बना के देंगे 2022 में कि राष्ट्रभक्त हम है या तुम हो, और हम सबको सर्टिफिकेट बांटेंगे। पार्टी जो हमारे यहाँ चुनाव के लिए वोट मांगने आएगा, सबको हम सर्टिफिकेट देंगे कि जब हम अफगानिस्तानी थे तब तुम कहाँ थे, अब हम क्या हैं। आप बोलेंगे वो तुम राष्ट्रभक्त हो, और फिर भी मैं उनका काला मुंह करके भगाऊंगा, वोट नहीं दूंगा, उन्हें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट भी दूंगा। क्योंकि उन्होंने देश के अन्नदाता को, जो देश की जीडीपी उस टाइम बचाई जब देश मुसीबतों में था, और अपना बिना सोचे समझे अपना बेटा सीमा पे भेज देता है। किसान बिना सोचे समझे कुदरत से लड़ाई लड़ता है, बिना सोचे समझे राष्ट्र के लिए मर मिटता है। उसको इन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और क्या क्या संज्ञा नहीं दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि हम राष्ट्रभक्त तुम कैसे थे और हम खालिस्तानी कैसे थे। अब राष्ट्रभक्ति का जो सर्टिफिकेट है किसान बांटेगा, क्योंकि 2022 आ गई है। ये गांव में आएंगे तो इन्हें गांव से बाहर इनको सर्टिफिकेट देके काला मुंह करके वापस किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसान के साथ, देश के मजदूर के साथ, देश के व्यापारियों के साथ जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि देश बेच रहे हैं, पूरे देश का एक एक चीज बेच रहे हैं। और अधिकारी आरएसएस के लगा दिए, वो इन्हें जगह और संस्थाएं ढूंढ के दे रहे हैं कि अब की बार क्या बेचना है। सरकारी संस्थाएं सारी घाटे में थी। तो मुझे वो फार्मूला बता दो कि अडानी, अंबानी जिनको तुम बेच रहे हो, वो कौन से फार्मूले से फायदा कर लेंगे? कोई नहीं। इन्होंने देख लिया है जो औने पौने दामों में और कौड़ियों के भाव में देश की संस्थाएं लुटा रहे हैं। देश किसान अच्छी तरीके से जान रहा है, सारे बदले लेगा और इन्हें बिल्कुल किसी सीट पर नहीं जाने देगा। एक एक बूथ पे हराएगा इन्हें और गांव से भगाएगा। अब एक बात मुझे बताइए जी, आपका ये लगातार ये सवाल रहता है मीडिया को लेकर। सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, करिए। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको आप कह रहे हैं कि वो नहीं दिखा रहा है। जब वो दिखाने जाता है तो उसकी महिला पत्रकार के साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो वीडियो वायरल होती है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये किसान कैसे हो सकते हैं। तो आप मुझे भी बताइए कि अगर वो
कवर करने के लिए जा रही हैं और उनके साथ ऐसा होगा तो वो कैसे आपको कवर करें? देखो, एक बात तो तुम पहले ये सोच लो कि जो हमारे मीडिया साथी सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने जो हमारी आवाज उठाई, हम उनके भरोसे हैं। उस मीडिया के तो बिल्कुल भरोसे हैं ही नहीं हम। और जिस मीडिया की तुम बात कर रहे हो, वो मीडिया मंच पे जाके टिकैत साहब का इंटरव्यू ले रही थी, और वो मीडिया मंच पे जहाँ टिकैत साहब बैठे थे वहाँ बैठी थी। अब किसको भगाया गया, क्यों भगाया गया, किसने भगाया है, ये तो वो मीडिया भी अच्छी तरीके से समझती है। यही मीडिया थी जो हमें टिर्री बताती थी कि किसान टिर्री बन के आ गए। यही मीडिया थी जो पाकिस्तानी बताती थी। और सबसे बड़ी देश के साथ गद्दारी और नौटंकी अगर कोई करने का काम कर रहा है तो ये मीडिया के जो अडानी और अंबानी के जो चैनल हैं, रिलायंस वालों को और जो इन लोगों के, ये चैनल वाले जो चाटुकारिता कर रहे हैं देश के साथ। एक बात बताओ, किसान यहाँ बैठा है, महंगाई किसान की छाती पे दौड़ रही है, किसान को जो है यूरिया नहीं मिल रही है, किसान की यूरिया जो मिल रही है वो 5 किलो चुराई जा रही है, डीजल पेट्रोल हमारे बस का नहीं, किसान जो है खेत अपना काट रहा है, उसमें पानी नहीं लगा पा रहा है, कच्ची फसल काट के फेंक रहा है। मुझे ये बताओ, इस मीडिया ने कब दिखाया? मीडिया ये दिखा रही है कि अफगानिस्तान हमला कर देता तालिबान हिंदुस्तान में अगर मोदी जी हथेली ना लगाए होते तो। भैया, कौन सा मोदी जी ने हथेली लगा ली? और मोदी जी ने हथेली लगा ली तो चाइना में क्यों नहीं लगा ली थी? जब हमारे 45 सैनिक मारे गए, 200 मीटर से ज़्यादा चाइना 200 से ज़्यादा मीटर चाइना अंदर घुस आया, तब मोदी जी कहाँ चले गए थे? तो मोदी जी सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये मीडिया मोदी जी की चाटुकारिता कर रही है, ये मीडिया मोदी जी की दलाली कर रही है। ये मीडिया वो मीडिया है जो सिर्फ एक पक्ष दिखाती है, किसानों का इसने कभी नहीं दिखाया। और ये बताता हूँ कि जब हमारी दर्द, हमारी बिथा, हम लोग रो रहे हैं, तब मीडिया ये दिखा रही है कि अरे वो तालिबान यहाँ देश में घुस आया, और मोदी जी तालिबान पे 2 शब्द नहीं बोलते, अपने दलालों को भेजते हैं, वो तालिबान के साथ समझौता करते हैं। भाई, क्यों समझौता करते हो बताओ तुम मुझे? जब तुम तालिबान पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करने वाला है, बॉर्डर पार करने वाला है, बॉर्डर छलांगने वाला है और हिंदुस्तान के लोगों को सभी को मारने वाला है, तो तुम कौन से हिसाब से समझौता कर रहे हो उनसे? तुम देशद्रोही हुए ना, फिर तुम अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, तालिबानी तुम हुए ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उस मीडिया की हमें जरूरत नहीं है कि जो मीडिया एक पक्ष दिखाती हो, एक चश्मे से देखती हो, एक नजर से देखती हो। हमारा जो मीडिया साथ दे रही है, जो मीडिया राष्ट्र की है, उसे कोई मना नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। वो मंच पर चढ़ी और टिकैत साहब के आसपास थी, उसको किसी किसान की हिम्मत नहीं थी जो उस मीडिया पे हाथ डाल देता। सबको जहां मर्जी घूमी है मीडिया। जहां पर उन्होंने भगाया वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो मीडिया का अपना प्रोपेगेंडा है किसानों को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल, वो मीडिया भीड़ वो साथ में लेकर बिल्कुल लाई होगी। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हमारा किसान आंदोलन बदनाम करने के लिए यहाँ स्वागत समारोह कर सकते हैं मंच के पास, तो ये क्या नहीं कर सकते हैं? ये बहुत बड़े नौटंकीबाज लोग हैं। ये कुछ भी, वो तो उसे तो तुम कुछ कहो ही मत ही, वो तो पूरी की मोदी की भक्ति अंजना वो कश्यप जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये लोग मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं। इनको इस देश का अगर सत्यानाश हो जाए, इस देश का विनाश हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी 300 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हो गई। 30,000 रुपए तनख्वाह वालों की 300 करोड़ संपत्ति का हमें तरीका बता दो कैसे हो गई। ठीक है, अब आप एक बात मेरी समझ लीजिए, जब आप मीडिया का विरोध कर रहे हैं, अभी शिखर सम्मेलन होता है एबीपी न्यूज़ का, वहाँ पर राकेश टिकैत जी जाके अपना जो है स्टेटमेंट रखते हैं, वक्तव्य रखते हैं, वही फिर जब सर्वे लाती है तो उसको आप मना करते हैं कि ना साहब ये तो एक तरफा है। भाई मुझे तो ये बताओ, अपनी बात वो रखने के लिए सुनो, टिकट बिल्कुल नहीं रखने को तैयार है, बुलाया गया गए, लेकिन मीडिया का तुम भी जानते हो, अच्छे खासे मीडिया वाले हो, तुम ये ज्यादा बताओ, टिकट सब जाते हैं तो मीडिया का जो बिहेवियर रहता है वो बिहेवियर कैसा रहता है? सवाल कैसा? सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार सत्ता से सवाल पूछा जाता है, और वो मर्द मीडिया कही जाती है। मीडिया, मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता से सवाल पूछा जाता है, किसान यहाँ बैठा है, टिकैत साहब से पूछा जाता है काला, इसमें कानून में काला क्या है? सरकार से क्यों नहीं पूछा जाता है कि सफेद क्या है इसमें? सरकार का नुमाइंदा क्यों नहीं बताया? अगर आपको दिक्कत है तो आप ही से तो पूछा जाएगा आपकी तो बताया ना, लेकिन सुनने को कौन सुनता कौन है? दर्द ये है ना कि हम बताने को तैयार हैं कि कानून में ऐसा कुछ सफेद नहीं है, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि इसमें सफेद क्या है? हम तो ये कहते हैं पूरी कानून काली है। एक एक कॉन्सेप्ट पे बात कर लो, अनलिमिटेड भंडारण पे बात कर लो, हमारी जमीनों की जो फसलों
किसानों का कांटेक्ट होगा उस पर बात कर लो। एक एक कॉन्सेप्ट को काला हम बताते हैं, लेकिन सरकार और मीडिया ये क्यों नहीं बताती है कि इसमें सफ़ेद क्या है। हमें ये बता दो, अनलिमिटेड भंडारण का जो सीमा जो बढ़ जाएगी शहरों में, जो लोगों को दाल 500 रुपये किलो मिलेगी और जो सरसों का तेल आज 200 रुपये लीटर है वो 800 रुपये लीटर मिलेगा। आज जो डीजल पेट्रोल क्या है, मोदी जी क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल और सरकार क्या कह रही है कि डीजल पेट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो गेहूं और आटा भी इनके हाथ में ना रहे। तो खतरा किसान को ये है, देश के अन्नदाता को खतरा ये है। कल को मोदी जी तो हाथ झाड़ लेंगे कि जी हमारे तो हाथ में ही नहीं है कुछ, डीजल और पेट्रोल, रोटी, दाल सब मेरे हाथ से बाहर है। तो किसान क्या करेगा। अब तो तुमने शादी के कह दी कि भाई डीजल पेट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है, तो कल को रोटी भी हमारे हाथ से चली जाएगी। सरकार क्यों बनाई हमने, किस लिए बनाई। राष्ट्रभक्ति का ऐसा कौन सा भोजन है जो करके हमारा पेट भर जाएगा, हमारे बच्चे शिक्षा पालेंगे, हमारे घर में अनाज आ जाएगा। तुम मुझे ये बता दो, राष्ट्रभक्ति का कौन सा भोजन है जिससे हम करके रात को अपने बच्चों को खिला देंगे। अभी आपने जिक्र किया अंबानी का कि अंबानी के चैनल्स हैं, बिके हुए हैं। ये आपने पहले ही जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो आपने कहा कि विरोध करेंगे इनका, जितने भी उद्योगपति हैं। जो महापंचायत अभी हुई है उसी पंचायत में जो ट्रैक्टर जा रहे थे वो लगातार रिलायंस के पेट्रोल पंप पे लाइन लगाकर डीजल भरवा रहे थे। आपकी अपनी बात पे भरोसा नहीं है। नहीं, बात ठीक है आपकी, ट्रैक्टर जा रहे थे तो उसमें ट्रैक्टर में हम ये नहीं कह कि हमारा आंदोलन, हमारा किसानों का भी ये नहीं हुआ। विरोध तो अब तो कर रहे हैं ना भाई। मीडिया का विरोध तुम कह रहे हो, मीडिया का हम मीडिया से बात नहीं करते, वो मीडिया आती नहीं हमारे यहाँ, हम बात नहीं करते, वो आती है तो हमारे यहाँ बवाल खड़ा कर देती है। करने की बात आपने शुरुआत से करा है, लेकिन करा है। हम उस तक जहाँ तक हो सकता है भाई किसान है, अगर ये सब हम कर लेते तो अपना धान नहीं रोक लेते, अपनी फसल नहीं रोक लेते, सरकार भूखों मर जाती और हम बंदरगाहों पे खड़े हो जाते। देखे तुम बाहर से कैसे मंगा ले हो। इतना पावरफुल किसान नहीं, किसानों को इन्होंने मारने के सारे प्लान कर लिए, लेकिन किसान आज इतना सक्षम हो गया कि अपनी बात पहुंचाने की दम रखता है, सरकार के चूल्हे हिलाने की दम रखता है। इतना किसान सक्षम हो गया है। समय आएगा तो ये भी हम कर लेंगे। अभी किसान का कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि 70 साल में इनके जो जिस पे ये टैग मारते हैं 1000 गुना कीमतें बढ़ी हैं और किसान की 100 गुना भी कीमतें नहीं बढ़ी। ये किसान के साथ भेदभाव हुआ ना। अब ये चर्चा है और जो अब किसान एक दूसरे से वार्ता और संवाद कर रहा है उस पे इन लोगों को दिक्कत हो रही है ना। जो किसान अब मजबूती के साथ बैठा है, किसान काले कानूनों को पढ़ रहा है और सरकार के पूरे 7 साल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, 4 साल 4.5 साल योगी जी को पढ़ रहा है। इससे किसान समझ गया है कि राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं और राष्ट्र को बेच के जाएंगे और इनको बीबी और बच्चों का स्कूल का कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से देश की संस्थाएं, शिक्षक संस्थाएं बेची जा रही हैं, जितनी भी संस्थाएं वो सारी बेची जा रही हैं और बेच के निकलने वाले हैं। हमारे गांव में लोग ये कहते हैं कि जो रड़ुआ होता है वो सबसे पहले अपनी जमीन फुर्सत करके अपना घर मकान दूसरों के हवाले करके और निकल लेता है। तो उनमें से ये अपना सब कुछ बेच बाच के निकलने वाले हैं। इनके पीछे जवाबदेही कोई नहीं है, कोई नहीं। तो इसलिए देश दुखी है, देश परेशान है, किसान परेशान है। 2022 बराबर में खड़ा है। इन्हें एक एक वोट के लिए तरसा देंगे, इनको किसी भी बूथ पे जीतने नहीं देंगे, इनकी औकात इनको याद दिला देंगे, जो 80 के दशक में जहाँ थे वहीं पहुँचा देंगे।